चलिए, तो ऑन सेकेंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये मैं फिर से शुरू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमने क्लास का रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया। सीसीएस पेंशन रूल 2021, इसके ऊपर हम लोगों का चर्चा रहेगा। ठीक है। और हम लोग कैसे इसको शुरू करें कि हमारे जीवन में है बहुत सारा टेंशन, इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सीसीएस पेंशन। ठीक है, ताकि हमारे जीवन में टेंशन ना रहे और आप लोगों को और हम लोगों को पेंशन भी ना रहे। तो सीसीएस पेंशन रूल जो 2021 में आया हुआ था, उसी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेटेस्ट ये चेंजेस है और यहाँ से बहुत सारा सवाल आपके एग्ज़ाम पे पूछा जाने वाला है। ठीक है। तो पहला चीज़ जो इससे हमको याद रखना है, वो हम पहले भी लास्ट क्लास जब हम लोग डिस्कस किए थे उसमें भी हम लोग देखे थे, है ना, जब एलटीसी रूल हम लोग पढ़े थे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर देता है रूल बनाने का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और कॉन्स्टिट्यूशन का दो आर्टिकल है जिसको हम लोग याद रखे थे, आर्टिकल 309 और आर्टिकल 148 का क्लॉज 5, है ना। दीज टू आर्टिकल्स गिव्स द पावर gives the power or confer the power to the president of India for preparation of any rule। और ये जब रूल बनाया जाएगा इस समय पे कंसल्टेशन चाहिए किसके साथ? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी, इनके साथ कंसल्टेशन चाहिए। किस लिए? कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट जो है आईएएडी, कहीं कहीं पे आपको इसके बदले लिखा हुआ मिलेगा आईएएडी, तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के साथ हमारा कंसल्टेशन भी प्रेसिडेंट को करना होगा और उसके बाद जो भी रूल है वो रूल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है बना पाएगा। तो यहाँ से आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो ही चीज़ याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन का वो दो आर्टिकल, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा एक बार फटाफट से लिख दीजिए पब्लिक चैट में। कौन सा दो आर्टिकल का नाम मैं बोला? आर्टिकल 309 और आर्टिकल 148 का क्लॉज 5। इसको मुझे बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि ये आपके दिमाग में नहीं, आपके खून में बैठ जाए, है ना। आपके दिमाग से तो चीज़ निकल सकता है बट आपके खून में रहेगा, रग रग के भीतर ये सारा चीज़ रहना चाहिए। ये आर्टिकल 309 और क्लॉज 5, आर्टिकल 148 का क्लॉज 5, कंसल्टेशन किसके साथ? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के साथ। कौन सा डिपार्टमेंट के केस में? इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए। ये सब के बाद जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहेगा उनके द्वारा रूल बनाया जाएगा। और ये पेंशन रूल 2021 जो बनाया गया है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा, इस रूल में टोटल 87 रूल दिया गया। टोटल ये 14 चैप्टर में बांटा हुआ है और इसके साथ टोटल 13 फॉर्म और 13 फॉर्मेट इसके भीतर दिया हुआ है। ठीक है, टोटल 13 फॉर्म और टोटल 13 फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। ये भी सवाल एग्जाम पे पूछा जाता है कभी कभी कि पेंशन रूल में टोटल कितना फॉर्म है, टोटल कितना फॉर्मेट है, ये भी सवाल कभी कभी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। किसी का कोई सवाल रहेगा तो आप पब्लिक चैट में पोस्ट कर सकते हैं। हम लोग बहुत तेज़ी से नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे वो समझ समझ के पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और आगे आते हैं हम लोग। टोटल हमने कितना रूल देखा था इसमें? टोटल नंबर ऑफ रूल्स कितना था, एक बार फटाफट से बताइए। टोटल नंबर ऑफ रूल 87 था। टोटल नंबर ऑफ रूल 87 था। टोटल चैप्टर कितना था? टोटल नंबर ऑफ चैप्टर, सुभाष जी ने जवाब दिया, अभिजीत। टोटल नंबर ऑफ नितिन, मधुस्मिता, मंदाकिनी, शिवानी, बंटी, ज्ञानेंद्र, सची, मिश्रा। वॉइस कट तो होना नहीं चाहिए अस्वती जी। बाकी लोग एक बार कंफर्म करिए, वॉइस क्वालिटी ठीक है या कट हो रहा है? 14 आपका टोटल इसमें चैप्टर है। अच्छा, टोटल कितना फॉर्म हम लोग इसमें देखे हैं? टोटल कितना फॉर्म, एक बार आप रिकनेक्ट कर लीजिए अस्वती जी। टोटल कितना फॉर्म देखे थे? टोटल कितना फॉर्म देखे थे? टोटल 13 फॉर्म हम लोग इसके भीतर देखे थे। अब आते हैं हम लोग, इसका जो पहला रूल है, रूल नंबर 1, जिसमें बताया गया शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, इसका नाम क्या है और कमेंस कब से हुआ। तो बोला गया दिस रूल मे बी कॉल्ड एज सीसीएस पेंशन रूल्स
2021। CCS स्टैंड्स फॉर सेंट्रल सिविल सर्विस, सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल 2021। यहाँ पे हम आप लोगों से एक सवाल बार बार पूछते हैं, मैं फिर से पूछूंगा, बताइए उसका जवाब क्या है। क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, बताइए उसका जवाब क्या है। नो, बिल्कुल, वेरी गुड अभिजीत जी। वेदर हम लोग सीसीएस के भीतर आते हैं कि नहीं आते हैं, जिसका जवाब है नो, हम लोग जीसीएस के भीतर आते हैं। वेरी गुड, हम लोग जीसीएस के भीतर आते हैं। तो जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए हम लोग मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो सुपरिटेंडेंट एंड एबोव जो है दे कम्स अंडर सीसीएस, और रेस्ट जो है उसके बिलो जो है, जैसे जैसे आपका आईपी हो जाएगा, आपका एएसपी हो जाएगा, पीए हो जाएगा, एसए हो जाएगा, है ना, आपका पोस्टमैन हो जाएगा, आपका एमटीएस हो जाएगा, ये सब किसके भीतर आता है, ये सब आते हैं जीसीएस के भीतर। जीसीएस का फुल फॉर्म जनरल सेंट्रल सर्विसेज, है ना, जनरल सेंटर सर्विसेज। सीसीएस सीसीए रूल के कौन से रूल में जीसीएस के बारे में बताया गया, फटाफट, रूल 7। वेरी गुड सुभाष जी। सीसीए रूल 1965 के रूल नंबर 7 पे आपका जीसीएस के बारे में बताया गया, जनरल सेंट्रल सर्विसेज के बारे में बताया गया। सुमन जी क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए सुमन जी। क्लियर है, एक बार फटाफट से पब्लिक चैट में जवाब दीजिए, क्योंकि हम लोग ये ऑलरेडी पहले डिस्कस किए हुए थे कि जो हमारा सीसीएस सीसीए रूल है, सीसीएस सीसीए रूल में एक शेड्यूल है, सीसीएस सीसीए रूल के लास्ट में एक शेड्यूल है, जिस शेड्यूल में कौन आपका डिफरेंट जो डेजिग्नेशन है सर्विसेज का, और उसका कौन आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगा, कौन आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा, इसके बारे में बताया गया। और इस शेड्यूल में जिस जिस सर्विसेज का जिक्र किया गया वो सारा सीसीएस कहलाता है, और इसको छोड़ के बाकी सब जो है वो जीसीएस कहलाता है। तो इस शेड्यूल में हमारा सुपरिटेंडेंट एंड अबव जो लोग हैं उन लोगों का जिक्र किया गया, उसके नीचे का कोई नहीं है, जिस कारण से हम लोग जीसीएस के कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है। अब जब हम लोग कोई रूल पढ़ते हैं तो हम लोग ये भी देख सकते हैं, हमारा दो प्रकार का सर्विस हमने देखा, सीसीएस जीसीएस। इसके अलावा और एक सर्विसेज है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फटाफट से पब्लिक चैट में बताइए, फटाफट से पब्लिक चैट में। आईएएस नहीं, ऑल इंडिया सर्विस, एआईएस, है ना, एआईएस होता है ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस जो जो गवर्नमेंट सर्वेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है और उसके बाद स्टेट कैडर अलॉट करके किसी पर्टिकुलर स्टेट में भेज देता है, मतलब पेड़ जो है वो रोपता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, फल खाता है स्टेट गवर्नमेंट, उसी को बोला जाता है ऑल इंडिया सर्विस वाला। ऑल इंडिया सर्विस के भीतर क्या क्या आता है, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, है ना। आईएएस क्या हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस हो गया इंडियन पुलिस सर्विस, और आईएफएस हो गया इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। क्लियर है। और कोई भी सर्विस रूल आपका इस ऑल इंडिया सर्विस वाला के ऊपर, यानी कि एआईएस के ऊपर लागू नहीं होता है। नॉर्मली जो भी आप सर्विस रूल देखिएगा ऑल इंडिया सर्विस वाला के ऊपर वो रूल लागू नहीं होता है। सीसीएस एंड जीसीएस आर गवर्न्ड बाय सेम सेट ऑफ रूल्स, याद रहेगा, बोथ सीसीएस एंड जीसीएस आर गवर्न्ड बाय सेम सेट्स ऑफ रूल्स, यानी कि कौन सा रूल, सीसीएस जो रूल है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो रूल है, इसके द्वारा बोथ सीसीएस एंड जीसीएस को गवर्न किया जाता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये जो पेंशन रूल हमारा बनाया गया था, इस पेंशन रूल को लागू कब किया गया था, तो 20/12/21 में, 20/12/21, 20 दिसंबर 2021 में आप इस रूल को आपका लागू किया गया था, मतलब दिस रूल हैज़ कम इनटू फोर्स, यानी कि इस रूल को प्रभावी किया गया था। याद रहेगा कब से, 20 दिसंबर 2021। तो ये डेट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको एक काम करना है, पहले आपका जो आईपी एग्ज़ाम का सिलेबस है
उस सिलेबस में जितना सारा रूल है उस रूल को आप एक जगह पे नोट करिए, है ना। फिर उसके बाद उस रूल के रिस्पेक्ट में वो रूल कब कब से लागू हुआ, है ना। यहाँ पे दो डेट आता है अलग अलग जगह पे, कभी कभी आपका डेट अलग आ सकता है। एक होता है डेट ऑफ इनेक्टमेंट, जैसे कोई एक्ट वगैरह हम लोग देखते हैं तो डेट ऑफ इनेक्टमेंट होता है, और डेट फ्रॉम विच दिस रूल हैज़ कम इनटू फोर्स। तो अगर एक्ट वगैरह आप देखते हैं, है ना, जैसे आप सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट देखिएगा तो उसमें एक डेट ऑफ इनेक्टमेंट आएगा, एक डेट फ्रॉम विच दिस रूल हैज़ कम इनटू फोर्स। डेट ऑफ इनेक्टमेंट का मतलब क्या होता है, डेट ऑफ, हम एक टर्म यहाँ पे यूज़ किए, इनएक्टमेंट। इनेक्टमेंट का मतलब क्या हुआ, जिस दिन मेरा बिल एक्ट बना, जिस दिन, याद रहेगा, इसको चलिए डिलीट मार देते हैं, जिस दिन मेरा बिल एक्ट बना, मेरा बिल जिस दिन एक्ट बना उस डेट को मैं क्या बोलूँगा, डेट ऑफ इनएक्टमेंट। याद रहेगा, बिल ने एक्ट बना, बिल से एक्ट बनने का दिन उसको बोला जाता है डेट ऑफ इनएक्टमेंट, मतलब डेट ऑफ एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट किसी पार्टिकुलर रूल को, किसी पार्टिकुलर एक्ट को जब अपना एसेंट देता है उस डेट को बोला जाता है डेट ऑफ इनएक्टमेंट। तो सर्टेन रूल के केस में, सर्टेन एक्ट के केस में आपको डेट ऑफ इनएक्टमेंट मिलेगा, है ना। कुछ जगह पे आपको डेट फ्रॉम व्हिच दिस रूल हैज़ कम इनटू फोर्स मिलेगा। तो आपको याद रखना रहेगा, ये इसके भीतर एटलीस्ट एक दो सवाल आपके एग्जाम पे पूछेगा, तो इसका आप एक अलग से अगर बना लीजिएगा अपना एक नोट्स तो वो भी आपका काम का रहेगा। पर अभी नहीं बनाना है, ये एग्ज़ाम जब होगा पहले हम लोग सारा टॉपिक ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद आप इसका एक सीरीज़ बना लीजिएगा जहाँ पे सारा एक्ट का नाम रहेगा, रूल का नाम रहेगा, है ना। उसके बाद कब कब वो रूल आपका प्रभावी हुआ, लागू हुआ, वो रहेगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग याद रखते हैं पेंशन रूल जो है, ये रूल कब आया था, एक्ट एंड रूल के भीतर अंतर क्या है। हम लोग पिछले क्लास में ही देखे थे कि पहले कोई चीज़, कोई, जब भी कोई, मतलब मान लीजिए कोई गाइडलाइंस आता है, उस गाइडलाइन पहले बिल के रूप में आता है। बिल को आपका लोकसभा और राज्यसभा, जिसको हम लोग अपर हाउस और लोअर हाउस बोलते हैं, वहाँ पे प्लेस किया जाता है। प्लेस करने के बाद बिल में प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है। जब प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया, ये बिल आपका एक्ट बन जाता है। ठीक है, एक्ट क्या होता है, एक्ट को आप बोल सकते हैं एक्ट इज द स्केलेटन, स्केलेटन। ठीक है, मतलब जैसे हमारा शरीर का स्केलेटन होता है, तो पूरा एक क्या हुआ, एक जस्ट पूरा अंदर से ऐसा ही स्केलेटन है। अब उसके ऊपर हमारा मांस लगेगा, सारा कुछ होगा, है ना। तो बेसिकली जो एकदम बेसिक गाइडलाइंस है कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, उसको एक्ट में बताया जाता है। और एक्ट आने के बाद इस एक्ट में डिटेल्स कैसे काम होगा, उस डिटेल गाइडलाइंस को रूल के रूप में लाया जाता है ना। तो एक्ट क्या होता है, एकदम बेसिक गाइडलाइन। जैसे मान लीजिए हम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का बात करते हैं, तो बोला जाता है कि ट्रेनिंग के लिए आपका कुछ व्यवस्था होना चाहिए। तो ट्रेनिंग के लिए क्या चाहिए, पीटीसी चाहिए, आरटीसी चाहिए, है ना, या फिर डब्ल्यूटीसी चाहिए। तो ये बता दिया गया आपका एक्ट में कि एक्ट आपका ट्रेनिंग देना है और ट्रेनिंग के लिए आपका पीटीसी, आरटीसी, डब्ल्यूटीसी चाहिए। इसके बाद कितना मेरा पीटीसी रहेगा, कितना मेरा आरटीसी रहेगा, कितना मेरा डब्ल्यूटीसी रहेगा, वो कैसे ट्रेनिंग देगा, ये कहाँ पे बताया जाएगा, ये रूल में बताया जाएगा। और रूल को भी अगर आप देखिएगा, रूल भी कंप्लीटली कभी कभी उतना डिटेल्ड नहीं होता है, कभी कभी और ज़्यादा डिटेल्ड में रूल कैसे काम करेगा, है ना, रूल कैसे काम करेगा, इसके लिए आता है रेगुलेशन। तो पहले आता है बिल, बिल से बनता है एक्ट, एक्ट में आता है स्केलेटन जो एकदम बेसिक गाइडलाइंस है, वो कैसे काम करेगा उसका थोड़ा डिटेल्ड गाइडलाइंस आता है रूल में, और एकदम कंप्लीट एक्सट्रीम लेवल पे सारा चीज़ जो है ग्रास रूट लेवल पे कैसे हम इफेक्ट में लाएंगे वो बताया जाता है रेगुलेशन के भीतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अब याद रहेगा पेंशन रूल हमारा कब से लागू हुआ था, फटाफट से बताइए। बिल्कुल, चलिए शिवेन जी और अच्छे से बोले हैं कि पहले ड्राफ्ट बनता है 20/12/2021 में, ये हमारा पेंशन रूल जो है लागू हुआ था, है ना। चलिए, रूल नंबर 1 में क्या बताया गया था, रूल नंबर 1 में क्या बताया गया था, एक बार फटाफट से बताइए।
रूल नंबर 1 में क्या क्या था? शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट था, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। चलिए आगे आते हैं। चलिए, जयप्रकाश जी बहुत दिन बाद ज्वाइन किए हैं क्या? बीच बीच में हम आपको देखते नहीं हैं। चलिए आते हैं शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। अब आते हैं हम लोग रूल 2, जिसमें बोला कि एप्लीकेशन, है ना। बहुत सारे रूल में रूल 2 में रहता है डेफिनेशन। जैसे कंडक्ट रूल में अगर हम देखें, कंडक्ट रूल के रूल 2 में क्या था, कोई बताइएगा? कंडक्ट रूल के रूल 2 में क्या था? कंडक्ट रूल के रूल 2 में क्या था? अभी भूल जाएंगे तो नहीं चलेगा। डेफिनेशन था, है ना। कंडक्ट रूल के रूल 2 में डेफिनेशन था, बट यहाँ पे रूल 2 में आपका है एप्लीकेशन, अर्थात ये वाला रूल किन किन लोगों के ऊपर लागू होगा उसके बारे में यहाँ पे आपका गाइडलाइंस दिया गया। क्या बोला गया? बोला कि ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपॉइंटेड ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2003, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट का अपॉइंटमेंट 31/12/2003 तक हुआ है ना, उन लोगों के ऊपर ये रूल लागू होता है। अब ऑल द गवर्नमेंट सर्वेंट के भीतर क्या क्या इंक्लूडेड है? तो बोला गया भैया देखो, इसके भीतर सारा गवर्नमेंट सर्वेंट तो है ही, इसके साथ सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट इन डिफेंस सर्विसेज, सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट इन डिफेंस सर्विसेज, ये लोग भी आपका इंक्लूडेड है। हु आर अपॉइंटेड सब्सटेंटिवली टू सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट ऑन पेंशनेबल स्टैब्लिशमेंट, है ना। तो जहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ है वो स्टैब्लिशमेंट आपका पेंशनेबल होना चाहिए, मतलब उस स्टैब्लिशमेंट पेंशन पाने लायक होना चाहिए। और उस स्टैब्लिशमेंट में अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का अपॉइंटमेंट 31 दिसंबर तक हुआ है, तभी जाके उस गवर्नमेंट सर्वेंट को आपका इस रूल के अंदर गवर्न किया जाएगा। इसके भीतर सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट जो डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं, जैसे आपका अकाउंटेंट वाला होगा डिफेंस का, तो उन लोगों के ऊपर भी ये रूल आपका लागू होगा। ठीक है। अब यहाँ पे कभी कभी आपका बात आता है, याद रखना है, सर्विसेज और पोस्ट के भीतर अंतर क्या है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, सर्विस मतलब, सर्विसेज मीन्स आप बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ पोस्ट, है ना। सर्विसेज को हम लोग ऐसे याद रखते हैं, सर्विसेज मीन्स कलेक्शन ऑफ पोस्ट। जैसे जैसे मान लीजिए आप एक एग्जांपल अगर लीजिएगा, पीएसएस ग्रुप बी सर्विस, तो पीएसएस ग्रुप बी सर्विस, ये मैंने क्या बोला, एक सर्विस है जो आपका सिविल सर्विस है ना, ये एक प्रकार का आपका सिविल सर्विसेज है। अब इस सर्विसेज के भीतर अलग अलग पोस्ट मिलेगा। जैसे जैसे मान लीजिए असिस्टेंट डायरेक्टर, अलग अलग जगह पे मैं काम करूंगा और मेरा डिजिग्नेशन, मेरा पोस्ट जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर जाने के एडी बोला जा सकता है, सर्किल ऑफिस में काम करेगा, है ना। बहुत जगह पे जाएगा, अब डिवीजन में आ जाएगा तो इन्हीं को हम लोग सुपरिटेंडेंट बोलेंगे, है ना। ठीक है, सुपरिटेंडेंट बोलेंगे। यही मान लीजिए एचओ में पोस्ट मास्टर हो जाएंगे, अगर फर्स्ट क्लास एचओ हो जाएगा, यही पोस्ट मास्टर हो जाएंगे। तो ये आपका पोस्ट मास्टर, या बेसिकली हम लोग उसको सीनियर पोस्ट मास्टर बोलते हैं ना, सीनियर पोस्ट मास्टर बोलते हैं। तो सर्विसेज कौन सा था? मेरा पीएस ग्रुप बी सर्विसेज था। इसके भीतर अलग अलग मेरा डिजिग्नेशन आपका कवर हो जाता है, अलग अलग पोस्ट मेरा कवर हो जाता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग, बोला गया कि ठीक है चलो, पहले तो आ गया 31 दिसंबर तक ज्वाइन कर गया, अपॉइंटमेंट हो गया, तो उनके ऊपर लागू होगा ही होगा। साथ ही साथ बोला गया कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट who was put on induction training on or before 31/12/2003 followed by appointment on regular basis after 31/12/2003। अब कुछ लोगों का इंडक्शन ट्रेनिंग इसके पहले ही हो चुका था और अपॉइंटमेंट जो है इसके बाद में हुआ था, तो बोला कि वो लोग भी इसके भीतर आपका शामिल हो जाएंगे। ठीक है। फिर उसके साथ कुछ और दिया गया। क्या बोला गया? ए पर्सन हु वॉज कन्फर्ड टेम्पोररी स्टेटस ऑन और बिफोर 31/12/2003 एंड अपॉइंटेड इन गवर्नमेंट सर्विस लेटर 1। तो बोला कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जिनको टेम्पोररी स्टेटस मिल चुका था, है ना। हम लोग देखे थे टेम्पोररी स्टेटस के लिए कितने दिन का, टेम्पोररी स्टेटस के लिए कितने दिन का आपका सर्विस मैंडेटरी था, हम लोग
कौन सा रूल में देखे थे, कैजुअल लेबर लॉ में शायद देखे हुए थे, नहीं टेम्पोररी सर्विस में देखे हुए थे, कैजुअल लेबर में देखे हुए थे ना। 200 कितना दिन का सर्विस था, 240 दिन और 206 दिन, जितना हमको याद आ रहा है। कोई एक बार कंफर्म करिएगा, आपका कहा था। चलिए बाद में देखते हैं, कोई बताएगा जवाब। हाँ, 206 दिन और 240 दिन है ना, जहाँ पे 6 दिन वाला स्टैब्लिशमेंट रहता है उसमें 240 दिन, और आपका जो 5 वर्किंग डे वाला रहता है उसमें 206 दिन, बिल्कुल। किसने सी सी ए रूल समहर विच सी सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए, सेंट्रल सिविल पोस्ट ग्रुप ए। देखिए वहाँ पे आपने क्या देखे थे शिवेन जी, वर समर विद सिविल सर्विस ग्रुप ए एंड सेंट्रल सिविल। देखिए उसके भीतर ग्रुप तो अलग अलग होता ही है। अब यहाँ पे क्या किया गया था, आप एक चीज़ देखे होंगे सी सी रूल में, वहाँ पे 2 जगह था, एक था सर्विस और एक था पोस्ट, ठीक है। अब क्या हुआ, वहाँ पे सर्विसेज के भीतर ए बी सी डी, ये 4 प्रकार का सर्विस दिखाया गया, और पोस्ट के भीतर केवल ए बी और सी 3 प्रकार का पोस्ट आपका दिखाया गया, है ना। सर्विसेज को 4 क्यों रखा गया, देखिए जैसे ग्रुप डी का सर्विस होता है, हम लोग जैसे एमटीएस का काम होता था, बट एमटीएस पहले एज ग्रुप डी काम करता था, तो काम उनका अभी भी वही है, सर्विसेज अभी भी वही है, बट अभी उन लोगों को आपका एक एमटीएस नाम देके ग्रुप सी पोस्ट के भीतर लाया गया। तो अभी हमारा सर्विसेज जो है फिलहाल 4 कैटेगरी का सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है, बट आपका पोस्ट अगर आप देखिएगा तो वो आपका 3 कैटेगरी का पोस्ट आपका अवेलेबल है, केवल ए बी और सी, ठीक है। यही वाला एक था जिसमें आपका कंफ्यूजन आता है ना शिवेन जी। चलिए आगे आते हैं हम लोग। तो ये हमको याद रखना रहेगा, पर्सन हु वॉज कन्फर्ड टेम्पोररी स्टेटस ऑन और बिफोर 31/12/2003, 31/12/2003 के पहले उस बंदे को टेम्पोररी स्टेटस मिल गया था। क्यों मिल गया था, क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट 1 साल का कंटिन्यूअस सर्विस दिया था, और अगर उस बंदे का 6 डेज वर्किंग स्टैब्लिशमेंट में पोस्टिंग था तो एटलीस्ट 1 साल में वो 240 दिन काम किया था, है ना। और अगर उनका 5 डे वाला था तो उसमें एटलीस्ट 5 दिन, मतलब 206 दिन वो उस एस्टेब्लिशमेंट में काम किया था। कुछ और कंडीशन उसमें है, हम लोग जब कैजुअल लेबर वाला पढ़ेंगे तो उस जगह पे भी हमको ये सारा डिटेल्स मिल जाएगा। तो वो अगर होता है तो हमको कैजुअल लेबर से टेम्पोररी स्टेटस मिल जाता है, और जब टेम्पोररी स्टेटस अगर किसी बंदे को 31/12/2003 के पहले आपका मिल गया तो उस जगह पे उस गवर्नमेंट सर्वेंट लेटर 1 अगर वो गवर्नमेंट सर्विस में आ जाता है तो वो पेंशन का हकदार होते हैं, जिस कारण से पेंशन रूल 2021 जो है उनके ऊपर लागू होता है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन था, इसके साथ और 1-2 कंडीशन है जिसको हमको ऐड करना है, मैं आगे उसको ऐड कर दूंगा। अभी भी इस वाला पीपीटी में थोड़ा सा काम करना बाकी है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इतना ही याद रखते हैं, बाकी आगे जब हम उसमें जोड़ेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, कि क्या क्या इसमें ऐड किया गया। फिर क्या बोला गया, बोला कि ऑप्शन फॉर्म एक फर्निश करना है। ऑप्शन फॉर्म एक फर्निश करना है, मतलब फर्निश करना था जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट 31/12/2003 के बाद हुआ था सर्विस में, उन लोगों को एक ऑप्शन फॉर्म फर्निश करने दिया गया था। जैसे अभी हमारे पास फिर से एक ऑप्शन फॉर्म आया है कि आप एनपीएस में जाना चाहते हो या ओपीएस में जाना चाहते हो, ये कब तक हम लोगों को भर के देना है, एक बार फटाफट से पब्लिक चैट में बताइए, कब तक हमको भर के देना है। अभी जो यूपीएस वाला और एनपीएस वाला ऑप्शन फॉर्म आया है कि आप किसके भीतर जाना चाहते हैं, 31 जुलाई तक, 31 अप्रैल मई जून, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, आपका 3 महीने का समय दिया गया था। कौन सा डेट था, 31 जून होना चाहिए ना। मंदाकिनी जी एक बार बताइए, 3 महीना हम लोगों को समय दिया गया है जितना हमको याद आ रहा है। 1 अप्रैल में चिट्ठी आया हुआ था, तो अप्रैल मई और जून 30/6 तक होना चाहिए ना। 31 जुलाई तक दिया हुआ है क्या, एक बार कंफर्म करिएगा इसको।
भरना रहेगा ना। चलिए, उसके पहले हम लोग यूपीएस का भी एक क्लास कर लेंगे, है ना। यूपीएस का भी क्लास कर लेंगे। एनपीएस का क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। पर एनपीएस के ऊपर भी हम लोगों को और एक क्लास करना है। एक क्लास मैंने किया हूँ, बट और एक क्लास जो है उसके ऊपर थोड़ा डिटेल्ड में और जानकारी कुछ चाहिए, जिसके लिए और एक क्लास उसके ऊपर भी किया जाएगा। ठीक है, आप लोग याद दिलाइएगा कि एनपीएस का एक और क्लास हमको करवाना है। ठीक है, आगे आते हैं। तो ये जो ऑप्शन फर्निश करना था, इसमें क्या गया था, तो बोला गया ये एक अच्छा ऑप्शन आया हुआ था कि आप एनपीएस में फैमिली पेंशन का बेनिफिट और इनवैलिड पेंशन का बेनिफिट ये आप लेना चाहते हो कि नहीं, ओल्ड पेंशन के तहत। मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन फॉर्म आया था, जिसको अगर भरा जाएगा, बोला गया इफ द ऑप्शन एक्सरसाइज्ड अंडर रूल 10 ऑफ सीसीएस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस रूल 2021। एक मिनट प्लीज वेट करिए। चल, आगे बढ़ा जाए, एक बार कंफर्म करिए। चल, तो क्या बोला गया यहाँ पे कि इफ द ऑप्शन फॉर्म इज एक्सरसाइज्ड अंडर रूल 10। अब देखिए, ये रूल नंबर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस रूल नंबर को आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि जो ऑप्शन फॉर्म फर्निश करना था, कि आप अगर इन केस किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का इनवैलिडेशन हो जाता है या फिर डेथ हो जाता है ना, तो उस केस में जो ओल्ड पेंशन स्कीम के माध्यम से गवर्न होने के लिए एक ऑप्शन फॉर्म आया था, वो कौन सा रूल में आया था, तो आपको याद रखना है रूल 10 ऑफ सीसीएस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस रूल 2021। कि आपका इनवैलिडेशन हो गया या फिर डेथ हो गया तो टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीसीएस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस रूल 2021 आपको इस टेंशन से मुक्त किया है। रूल 10 ने यह ऑप्शन दिया है कि इन केस ऑफ डेथ और डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन द ग्राउंड ऑफ इनवैलिडेशन। इनवैलिडेशन का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए फिजिकल इश्यूज, फिजिकल कोई इशू था जिस कारण से पर्सन जो है डिसेबल्ड हो गया, है ना। पर्सन जो है डिसेबल्ड हो गया, काम करने के लायक वो बंदा नहीं है। जैसे बहुत जगह पे एक्सीडेंट हो गया, बंदा जो है कोमा में चला गया, जिंदा तो है बट वो कोई काम नहीं कर सकता है, तो ये एक प्रकार का क्या हुआ, इनवैलिडेशन का ग्राउंड हो सकता है। तो वो बंदा अगर ऐसे इनवैलिड हो जाता है ना, तो उस जगह पे उस बंदे का जो उस बंदे को क्या होता है, यहाँ पे इनवैलिड पेंशन मिलता है। तो अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का डेथ हो जाता है तो फैमिली पेंशन मिलेगा, अगर इनवैलिड हो गया तो इनवैलिड पेंशन मिलेगा। साथ में आपको दो चीज़ और याद रखना है कि सीसीएस पेंशन रूल के रूल नंबर 39 पे, रूल नंबर 39 पे इनवैलिड पेंशन के बारे में बताया गया, और रूल नंबर 50 में आपका पेंशन, फैमिली पेंशन के बारे में बताया गया। तो तीन रूल यहाँ से आपको याद रखना है। एक हो गया रूल 10 ऑफ सीसीएस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस रूल 2021, जहाँ पे हमको बताया गया टू फर्निश ऑप्शन। रूल 10 हमको क्या बताया, टू फर्निश ऑप्शन सीसीएस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस रूल। फिर हमने यहाँ पे देखा रूल 39, ये किसका है, ये पेंशन रूल का है, याद रखिएगा ये आपका एनपीएस के अंदर में आता है। रूल 10 सीसीएस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस रूल, और 39 जो है ये आता है पेंशन रूल 2021 के भीतर, है ना। इसमें क्या बताया गया, इसमें बोला गया इनवैलिड पेंशन के बारे में। ठीक है, फिर आया रूल 50, जिसमें किसके बारे में बताया गया, फैमिली पेंशन के बारे में बताया गया। ठीक है, इनवैलिड पेंशन जो है वो बहुत अनलकी जो लोग होते हैं उनके मतलब उनके केस में ही होता है। तो आप याद रख सकते हैं अनलकी लोगों का नंबर होता है 13, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3, तो 39 में आपका इनवैलिड पेंशन के बारे में बताया गया, है ना। और फैमिली पेंशन जो है यहाँ पे आधा बेनिफिट हमको मिलेगा, और आधा बेनिफिट मतलब 50% बेनिफिट हमको मिलेगा, और ये रूल नंबर 50 में हमको इस फैमिली पेंशन के बारे में बताया गया।
ठीक है। तो ये दो रूल नंबर जो है, तीन रूल नंबर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके लिए इसको दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कोई बंदा जो है, जो डेट दिया गया था उस डेट के भीतर अगर इस ऑप्शन को फर्निश नहीं किया, उस जगह पे क्या होगा? बोला कोई इशू नहीं है भैया, तुम्हारे ऊपर एनपीएस का जो रूल है ना, एनपीएस जो आया हुआ था, वो एनपीएस तुम्हारे ऊपर लागू रहेगा, और एनपीएस के हिसाब से जो बेनिफिट मिलना है वो बेनिफिट मिल जाएगा। इस केस में वन डेथ और डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन द ग्राउंड ऑफ इनवैलिडेशन द बेनिफिट ऑफ एनपीएस 2004 शैल बी पेएबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड हिज फैमिली। तो अगर ऑप्शन फर्निश किया तो नया वाला, नहीं किया तो एनपीएस वाला। ठीक है, आगे आते हैं। अब हम लोग कौन सा रूल देख रहे थे? एप्लीकेशन। इसके बारे में कौन सा रूल में बताया गया? फटाफट से बताइए, एप्लीकेशन के बारे में कौन सा रूल में बताया गया? एप्लीकेशन के बारे में सवाल का जवाब देना है, नहीं तो सो जाइएगा आप लोग, है ना। रूल नंबर 2 में आपका एप्लीकेशन के बारे में बताया गया। इनवैलिड पेंशन के बारे में कहाँ पे बताया गया? फटाफट से बताइए। इनवैलिड पेंशन के बारे में रूल नंबर 39 पे बताया गया। वेरी गुड। फैमिली पेंशन के बारे में कहाँ पे बताया गया? रूल नंबर 50, फैमिली पेंशन 50 में बताया गया, है ना। देखिए, फैमिली जो होता है ना, हमारे जीवन का आधा हिस्सा हमारा फैमिली होता है कि नहीं बताइए? हमारे जीवन का आधा, क्या आधा से ज़्यादा हिस्सा हमारा फैमिली होता है, जिस कारण से फैमिली पेंशन रूल 50 में बताया गया। इनवैलिड पेंशन अनलकी लोग होते हैं, अनलकी का मतलब होता है 13, और जब ऐसे 13 का 3 गुना आप कर दीजिए 39 में फैमिली पेंशन के बारे में बताया गया। ऑप्शन फर्निश करना था, सीसीएस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस रूल 2021 के कौन सा रूल में ऑप्शन फर्निश के बारे में बताया गया? रूल नंबर 10 में आपका इसके बारे में बताया गया। पेंशन रूल लागू कब से हुआ था? फटाफट से एक बार बता दीजिए, पेंशन रूल लागू कब से हुआ था? पेंशन रूल लागू कब से हुआ? ये वाला भी 20/12/2021 से। अच्छा, यहाँ पे हमने डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट कौन सा तारीख तक होने पे वो लोगों के ऊपर पेंशन रूल लागू हो रहा था? कौन सा तारीख तक डेट ऑफ अपॉइंटमेंट अगर रहेगा तो पेंशन रूल लागू होगा? 31/12/2003 तक अगर अपॉइंटमेंट होगा तो उसके लिए आपका ये रूल लागू होगा। 31/12 होगा विश्वनाथ जी, 31/12/2003 के भीतर होगा तो उनके ऊपर लागू होगा। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल हम लोग देखा था जो प्रेसिडेंट को पावर देता है रूल बनाने के लिए? कौन सा आर्टिकल हम लोग देखा था? 309 और 148 का 5 हम लोग देखे थे। वेरी गुड। तो अभी तक देखिए इतना ही चीज़ हम लोग पढ़े हैं। आगे आते हैं हम लोग, ये रूल लागू किन किन लोगों के ऊपर नहीं होगा, और गारंटी लीजिए यहाँ से 2 नंबर आपको पूछा जा सकता है। 2 नंबर आपको इस पेज से कभी भी पूछा जा सकता है। किसके किसके ऊपर लागू नहीं होगा? तो एज यूजुअल रेलवे के ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा, है ना। सारा रूल आप अगर 2-3 रूल पढ़ लीजिएगा ना तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा, भाई इसके इसके ऊपर लागू नहीं होगा, क्योंकि 90% केस में ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो रेलवे सर्वेंट जो है उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा। फिर किन के ऊपर? बोला कि कैजुअल एंड डेली रेटेड एम्प्लॉई, है ना। जो कैजुअल एम्प्लॉयज़ हैं जिनका पेमेंट जो है डेली बेसिस पे, डेली वेजेस पे है, आम भाषा में आसान तरीके से, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में हम लोग डीआरएम बोलते हैं, यानी कि डेली रेटेड मजदूर, है ना। चलिए जो भी है, ये नाम हम यूज़ करें ना करें, तो जो डीआरएम हमारा होता है उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा। फिर क्या बोला गया? पर्सन पेड फ्रॉम कंटीजेंसी, जो हमारा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा आर्टिकल में कंटीजेंसी फंड के बारे में बताया गया? कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा आर्टिकल में कंटीजेंसी? 267 का 1, है ना। 267 का 1 है ना, 267 1। वेरी गुड। 267, 267 का 1 में, है ना, 267 के 1 में बताया गया कंटीजेंसी फंड के बारे में बताया गया। तो जिन लोगों का पेमेंट कंटीजेंसी फंड से किया गया, अब यहाँ पे बात आता है आपके दिमाग में, भाई कौन कौन इसके भीतर आएंगे? तो बेसिक फंडा आप इसको याद रखिए, जब इमरजेंसी पर्पज़ में कोई एक्सपेंडिचर करना होता है, जैसे फ्लड हो गया, है ना, बाढ़ आ गया, भूकंप हो गया, अर्थ क्वेक हो गया, है ना, या फिर मान लीजिए कहीं पे लैंडस्लाइड वगैरह जो सब हो गया, तो डिफरेंट जगह पे इस प्रकार का कोई काम जो आकस्मिक है, मतलब जो रेगुलर नेचर का नहीं है, फट से हो गया। अब यहाँ पे हमने कुछ
इमरजेंसी बेसिस पे लोग लगा दिए कि भाई चलो यहाँ से इसको उद्धार करना है, तो इनका पेमेंट हो सकता है कि हम कंटीजेंसी फंड से करें। फिर मान लीजिए बहुत सारा केस में कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क रहता है, प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क है ना, जो आपका प्रोजेक्ट आएगा ऐसे गारंटी नहीं है, किसी जगह पे आ गया नहीं आ गया, अब इस प्रोजेक्ट के लिए उसका जो एम्प्लॉय है उनको हम पेमेंट करेंगे, तो ये कभी कभी आपका कंटीजेंसी फंड से किया जा सकता है। बेसिक फंडा आप याद रख लीजिए, आकस्मिक किसी कारणवश अगर पेमेंट वगैरह किया जाता है तो उस जगह पे आपका कंटीजेंसी फंड से किया जा सकता है। फिर बोला गया पर्सन एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड। कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड का मतलब जैसे हमारा हो गया एनपीएस, एनपीएस जैसे हमारा अभी आ रहा है यूपीएस, तो ये दोनों जो है आपका क्या है, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड है ना। एक्चुअली एनपीएस को ही हम लोग लेते हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम जो है इसको हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देते हैं, उसी के बदले पे हमारा ये फंड जो है बनता है। तो कंट्रीब्यूशन जहाँ पे हम दे रहे हैं है ना, सीपीएफ आप बोल सकते हैं, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड। तो ये जो हमारा कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, जहाँ पे इस प्रोविडेंट फंड के लिए हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इन लोगों को, जिन लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा है, उन लोगों के ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा। फिर क्या बोला गया, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस का मेंबर मतलब हम लोग ऑलरेडी आज ही देखे थे है ना, जिसके भीतर आईएएस हो जाएगा, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस हो जाएगा और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो जाएगा। इन लोगों के ऊपर ये रूल हमारा लागू नहीं हो जाएगा। फिर क्या बोला गया, बोला कि पर्सन रिक्रूटेड, पर्सन लोकली रिक्रूटेड फॉर सर्विस इन डिप्लोमेटिक, कंसुलर और अदर इंडियन स्टैब्लिशमेंट इन फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्री में डिफरेंट डिप्लोमेटिक वर्क या फिर कंसुलर वर्क है ना, ये सब कारण से अगर कोई पर्सन का लोकल रिक्रूटमेंट होता है, उन लोगों के ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा। जैसे हम लोग लास्ट क्लास में ही ये डिस्कस किए हुए थे कि सलमान खान जब एक था टाइगर मूवी का शूटिंग कर रहा था तो कैटरीना काइफ को वहाँ पे अपॉइंट किया था। अब ये कैटरीना काइफ को हम लोग पेंशन नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग इसको मानेंगे लोकल रिक्रूटमेंट इन फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री का लोकल रिक्रूटमेंट अगर होगा, कोई भी रूल आंख मूंद के याद रख लीजिए, कोई भी रूल पूछेगा वो रूल उस बंदे के ऊपर लागू नहीं होगा। याद रहेगा, पर्सन रिक्रूटेड, लोकल रिक्रूटमेंट आप याद रखिए, लोकल रिक्रूटमेंट इन फॉरेन कंट्रीज, लोकल रिक्रूटमेंट इन फॉरेन कंट्रीज, इसके ऊपर वो रूल लागू नहीं होगा। फिर बोला गया जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज पर्सन अपॉइंटेड ऑन, एम्प्लॉयड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एक्सेप्ट वेयर द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। अगर मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे ही है कि हमको पेंशन मिलेगा, अगर एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी कंडीशन है, अगर मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे ही है कि हमको पेंशन मिलेगा तो मैटर इज डिफरेंट। अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस ये है कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज के ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा। फिर क्या बोला गया, बोला गया पर्सन whose terms and condition of service are regulated by or under the provisions of constitution or any other law for the time being in force। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका सर्विस का टर्म एंड कंडीशन जो है रेगुलेटेड होता है किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन के द्वारा, सीधा कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे वो आता है ना, कोई दूसरा नहीं, एकदम सीधा कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे। एक क्या हुआ, ये हुआ मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कुछ प्रोविजन दिया गया, आप इसके अंदर में आ रहे हो है ना। ये जो हमारा पेंशन रूल बना, ये पेंशन रूल बनाने के लिए भी पावर किसने दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था। बट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का पावर आया, प्रेसिडेंट हमारा पेंशन रूल बना और ये पेंशन रूल के द्वारा हम गवर्न हो रहे हैं। बट कोई ऐसा सर्विसेज अगर है, कोई ऐसा पर्सन अगर है जिसको सीधा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही चालित किया जा रहा है, उन लोगों के ऊपर ये पेंशन रूल लागू नहीं हुआ है ना। एग्जाम्पल अगर हम लोग ले तो जैसे मान लीजिए हमारा जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज होते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाइएगा, जितना हमको याद आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का जज के बारे में आर्टिकल 125 में बताया गया है ना, कि भाई इन लोगों का सैलरी कैसे मिलेगा, पेंशन कैसे मिलेगा, ये सारा आपका 125 से लेके कुछ और
आपका आर्टिकल है उसके भीतर ये सारा डिस्कस किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जजेस को कैसे सैलरी मिलेगा, कैसे पेंशन मिलेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। इसके लिए पेंशन रूल को कोई काम नहीं करना है। तो ऐसा कोई केसेस अगर है तो उस केस में उस बंदे के ऊपर, अब ये सुप्रीम कोर्ट का जज जो है ये पेंशन रूल से गवर्न नहीं होगा, ये सीधा कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में आता है। याद रहेगा बिल्कुल। अच्छा, शिवेन जी बता रहे हैं कि वो कंट्रीब्यूटरी प्रोविजन फंड सीपीएफ के अंडर में आते हैं, है ना। चलिए बढ़िया है। तो याद रहेगा, ये हमने कुछ देखा किसके किसके ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा। तो क्या क्या हमने देखा, एक बार अगर हम लोग समराइज कर ले यहाँ पे छोटा सा, तो हमने देखा रेलवे के ऊपर लागू नहीं होता। फिर हमने देखा कैजुअल कैजुअल और डेली रेटेड एम्प्लॉयज़ के ऊपर लागू नहीं होता। फिर हमने देखा पर्सन विथ कंटीजेंसी फंड, पर्सन जिसका सैलरी पेमेंट किया जाता है कंटीजेंसी फंड से। फिर हमने देखा जो लोग सीपीएफ के भीतर आता है, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड के अंडर में आता है, उन लोगों के ऊपर लागू नहीं होगा। ऑल इंडिया सर्विस के ऊपर लागू नहीं होगा। फिर हमने देखा एक था टाइगर, यानी कि लोकल रिक्रूटमेंट इन फॉरेन कंट्री, लोकल रिक्रूटमेंट इन फॉरेन कंट्री, इनके ऊपर लागू नहीं होगा। फिर हमने देखा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट गिव्स प्रोविजन अदरवाइज, कॉन्ट्रैक्ट में अगर अदरवाइज प्रोविजन दिया हुआ है तो वो अलग इशू है, जनरल सर्कमस्टेंसेस पे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय के ऊपर लागू नहीं होगा। फिर जिन लोगों के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में आता है, या फिर कोई अलग से लॉ बनाया गया जिस लॉ के माध्यम से उनका पेंशन वगैरह का देखभाल किया जाता है, उन लोगों के ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा। तो आपको याद रखना है, यहाँ से एक सवाल आपके एग्जाम पे पूछा जाने वाला है, ठीक है, इसको याद रखना है। साथ में ये भी याद रख लीजिएगा कि कंटीजेंसी फंड जो है उसके बारे में कहाँ पे बताया गया, 267 के 1 में बताया गया, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड के बारे में कहाँ पे बताया गया, तो कोई बताइएगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हम भूल चुके हैं इसलिए पूछ रहे हैं, जितना हमको याद आ रहा है 266 के आसपास कुछ था ना, 266 में हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया था, और 267 में, तो ये भी नोट कर लेते हैं हम लोग, 266 था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, है ना। 266 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से कंसोलिडेटेड फंड से जैसे रेगुलर जो हमारा सैलरी वगैरह होता है, ये हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही किया जाता है पेमेंट, है ना। चलिए आगे आते हैं। आगे क्या बोला गया, बोला कि टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट विथ लेस देन 10 years ऑफ सर्विस who retires on superannuation is eligible for gratuity as परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट। तो कोई एक बंदा था कैजुअल लेबर से टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट बना, और 10 साल सर्विस कंप्लीट होने से पहले ही उस बंदे का सुपर एनुएशन हो गया, तो बोला गया इस बंदे को ग्रेचुइटी मिलेगा, इस बंदे को ग्रेचुइटी मिलेगा, जैसा हमारा परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलता है वैसे ही इस बंदे को ग्रेचुइटी मिलेगा, ठीक है। फिर क्या बोला गया, बोला कि नो डिस्टिंक्शन बिटवीन परमानेंट एंड टेम्पोररी एम्प्लॉयज इन द एप्लीकेशन ऑफ पेंशन रूल। पेंशन रूल जब हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे परमानेंट या टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर अलग से कोई डिस्टिंक्शन हम नहीं करते हैं, जो प्रोविजन इनके ऊपर लागू रहेगा, अगर इस टेम्पोररी एम्प्लॉय जो था इनके ऊपर पेंशन रूल लागू है तो इनके ऊपर भी सेम प्रोविजन ही आपका रहेगा, ठीक है। अब आयता है हमारा रूल 3, जहाँ पे डेफिनेशन बताया गया। आज हम लोग आगे बढ़े और यहीं पे ख़त्म करें, एक बार बताइए, आप लोग बोलिएगा तो और 15-20 मिनट हम लोग पढ़ सकते हैं। सीताराम बोले कि कंटिन्यू करिए, अभी तो पार्टी शुरू हुआ है। चलिए सुभाष जी बोले स्टॉप, बाकी लोग एक बार बताइए। एक्चुअली आज बहुत सारा हम लोगों को डिस्टरबेंस हो गया था, जिस कारण से, चलिए चलिए थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं, और थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोला गया, बोला कि अकाउंट ऑफिसर, डेफिनेशन में हम आते हैं, तो पहला डेफिनेशन यहाँ पे दिया है कंटिन्यू अकाउंट, सर। ओके विशाल जी, है ना। यहाँ पे पहला
डेफिनेशन दिया गया आपके अकाउंट ऑफिसर का। क्या बोला गया? अकाउंट ऑफिसर मीन्स एन ऑफिसर वट एवर हिज ऑफिशियल डिजिग्नेशन हु मेंटेन्स द अकाउंट of ministry, department, office of central government or union territory and includes accountant general। तो हमको क्या बोला कि अकाउंट ऑफिसर कौन होगा? बोला कि भैया किसी भी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑफिस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के या यूनियन टेरिटरी के अंडर में आता है, उसका अकाउंट को जो बंदा मेंटेन करता है उसी को हम अकाउंट ऑफिसर बोलेंगे, है ना। किसी भी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट और ऑफिस जो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के अंडर में आता है, उसका अकाउंट को जो मेंटेन करता है उसको हम अकाउंट ऑफिसर बोलेंगे। और इसके भीतर अकाउंटेंट जनरल भी इंक्लूडेड है। अब सवाल क्या आएगा, यहां से आपको दो सवाल पूछता है, दो सवाल आपको पूछा जा सकता है। एक देखिए, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी दोनों को यहाँ पे रखा गया, तो ये एक सवाल हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक में आपका देगा खाली सेंट्रल गवर्नमेंट, एक में दे देगा यूनियन टेरिटरी, एक में दे देगा स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको याद रखना है कि डिफरेंट मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑफिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहला, सेकेंड चीज क्या याद रखना है, इसके भीतर कौन इंक्लूडेड होता है? अकाउंटेंट जनरल। अब आपसे सवाल ऐसे करेगा कि अकाउंट ऑफिसर के भीतर कौन इंक्लूडेड होता है? ऑप्शन ए अकाउंटेंट जनरल, फिर आपका दूसरा और दो चार को डिजिग्नेशन दे दिया, है ना। तो आपको याद रखना है इसके भीतर इंक्लूडेड कौन होगा? अकाउंटेंट जनरल आपका इंक्लूडेड होगा। तो ये दो जो है यहाँ से खास पॉइंट आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे आते हैं। आगे बोला गया एलओटी। एलओटी मीन्स बोला कि गवर्नमेंट सर्वेंट टू हुम गवर्नमेंट एकोमोडेशन हैज बीन अलॉटेड ऑन द पेमेंट ऑफ लाइसेंस फी और अदरवाइज। लाइसेंस फी और अदरवाइज क्यों रखा गया? तो पहले क्या होता था, आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन होता था। एक होता था रेंट फ्री एकोमोडेशन, ठीक है। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन पे लाइसेंस फी का ज़रूरत नहीं होता था, है ना। तो मान लीजिए किसी बंदे को लाइसेंस फी लगे या ना लगे, अगर गवर्नमेंट एकोमोडेशन उनको अलॉट किया गया, उस बंदे को बोला जाएगा एलओटी। याद रहेगा, जिस गवर्नमेंट सर्वेंट को हमने अलॉट किया उसको बोलेंगे एलओटी। अब यहाँ से सवाल आता है सबलेटिंग वाला। सबलेटिंग, सबलेटिंग के बारे में कौन सा कंडक्ट रूल में बताया गया था? फटाफट पब्लिक चैनल में बताइए। सबलेटिंग के बारे में कौन सा कंडक्ट रूल? सुभाष, सीताराम, सुधाकर, मीनांग, मंदर, सुमन, इंद्रजीत, वेरी गुड, है ना। तो रूल 15A में इसके बारे में बताया गया था। अच्छा, अगर कोई बंदा सबलेट कर दिया तो पेनल्टी, पनिशमेंट उनको दिया जाएगा। कौन सा पनिशमेंट उनको दिया जाएगा? माइनर वाला या मेजर वाला? कौन सा वाला? रूल 14 वाला चार्जशीट उनको इशू किया जाएगा। मेजर पेनल्टी वाला चार्जशीट उस बंदे को इशू किया जाएगा। अच्छा, मेजर पेनल्टी टोटल 5 है, इसके बारे में कौन सा रूल में बताया गया? देयर आर टोटल 5 मेजर पेनल्टीज। ये कौन सा पेनल्टी है, इसके बारे में कौन सा रूल में बताया गया? रूल नंबर 11 पे बताया गया। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं यहाँ पे डिफाइन किया गया एवरेज एमोलूमेंट। एवरेज एमोलूमेंट, आप अगर एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे, देखिए बहुत अच्छी तरीके से ए बी सी इस तरीके से गया है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये सारा डेफिनेशन आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा समझने में आसान रहेगा कि ये इस ऑर्डर में आता है, ठीक है। चांसेस कम है एग्जाम पे पूछा जाने का, बट एक दो चीज़ तो आप याद रख सकते हैं, जैसे एवरेज एमोलूमेंट। एक बार हम लोगों को इसको देख लेना रहेगा कि कौन सा, सीधा इसका रूल नंबर भी हम लोग याद रख लेंगे। मेरे हिसाब से ए बी और सी, तो ये अगर हम लोग ए लेंगे, ये बी लेंगे, ये सी लेंगे, तो 3 के सी या फिर 3 के 3 में होना चाहिए, है ना। चलिए एक बार हम लोग निकाल लेते हैं। पेंशन रूल 2021 पीडीएफ, एक बार ओरिजिनल को भी हम लोग खोल लेते हैं। कहाँ गया, उसे ढूंढो। चलिए आने देते हैं, तब तक हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है।
पीडीएफ में सब रूल भी मेंशन कर दिया। एक्चुअली हरिंद्र जी ये जो चल रहा है ना, धीरे धीरे इसको और मैंने किया जाएगा, करेक्शन जब होते जाएगा तब आते जाएगा, ठीक है। और हमको भी मैच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे, जितना आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, है ना। तो कभी एक ज़माने पे हम भी छोटे थे, अभी और थोड़ा सा बड़े हुए हैं, हालांकि हाइट बढ़ा नहीं बट बुद्धि थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो आगे जब हम लोग करेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, पर हर चीज़ में डालने से भी क्या होता है ना, दिमाग के ऊपर थोड़ा ज़्यादा आ जाता है बोझ, तो वो हम नॉर्मली नहीं चाहते हैं। बट कुछ कुछ जगह पे जैसे ये वाला एवरेज एमोलूमेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है, बाकी का नहीं पूछना चाहिए। अगर पूछेगा तो नॉर्मली, अभी भी हम बच्चे ही हैं, दिल का तो पूरा बच्चे हैं, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, एवरेज एमोलूमेंट क्या बोल रहा है, पहले कंसेप्ट हम लोग ले लेते हैं, बाद में याद करेंगे। तो बोला कि एवरेज एमोलूमेंट्स मींस लास्ट 10 मंथ्स एवरेज बेसिक पे फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट से लेके हम कैलकुलेट करेंगे। ये कैलकुलेशन कैसे होता है आगे हम लोग वो भी देखेंगे, है ना। मान लीजिए किसी बंदे का रिटायरमेंट जो है जब हो रहा है, वहाँ से हम पीछे जा रहे हैं बैक में, तो ये लास्ट 10 महीने का एवरेज एमोलूमेंट को हम कैसे निकालेंगे, तो वो भी हमको देखना रहेगा। अब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पे तो कोई इशू नहीं है, बट इन बिटवीन अगर किसी का हो जाता है तो उस केस में थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। जैसे डेथ हो गया, उस केस में अगर हमको निकालना रहेगा तो वो थोड़ा सा इशू रहेगा, आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है, एवरेज एमोलूमेंट्स मीन्स लास्ट 10 मंथ्स एवरेज बेसिक पे फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। आपको सवाल कैसे पूछेगा, यहाँ से आपको पूछेगा एवरेज एमोलूमेंट्स मीन्स ऑप्शन ए लास्ट 3 मंथ्स एवरेज ऑफ लास्ट 3 मंथ्स बेसिक पे, फिर दे दिया आपका एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ बेसिक पे, फिर दे दिया एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ बेसिक पे प्लस डीए। ऑप्शन डी में कर दिया नन ऑफ दिस। क्या होगा आंसर, क्या होगा इसका आंसर अगर हम लोग बात करें, नन ऑफ दिस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने जो लास्ट 10 मंथ दिए हैं एवरेज एमोलूमेंट के लिए, वहाँ पे हमने उसके साथ डीए भी जोड़ लिए। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि एमोलूमेंट मीन्स लास्ट 10 मंथ एवरेज बेसिक पे, लास्ट 10 महीने का जो एवरेज बेसिक पे है वही हमारा एमोलूमेंट है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस जगह का। फिर आते हैं हम लोग भविष्य, है ना। भविष्य के बारे में सवाल कभी भी पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बोला कि एन ऑनलाइन सिस्टम फॉर सैंक्शन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड ट्रैकिंग द सैंक्शन एंड पेमेंट ऑफ पेंशन। तो पेंशन का, रिटायरमेंट बेनिफिट को पे करने के लिए, ट्रैक करने के लिए जो ऑनलाइन सिस्टम को डेवलप किया गया, उसका नाम क्या है, फटाफट से बताइए, उसका नाम क्या है। उसका नाम है भविष्य, BHAVISHY। याद रहेगा, ये सवाल आपके एग्जाम पे कभी भी पूछा जा सकता है। ऑनलाइन सिस्टम जिसको डेवलप किया गया फॉर द ट्रैकिंग पर्पज ऑफ सैंक्शन एंड पेमेंट ऑफ पेंशन, उसका नाम है भविष्य, ठीक है। फिर बोला गया चाइल्ड, चाइल्ड को डिफाइन किया गया, चाइल्ड मीन्स सन और डॉटर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज एलिजिबल टू रिसीव द डेथ ग्रेचुइटी और फैमिली पेंशन। तो चाइल्ड मतलब ऐसा लड़का या लड़की, ऐसा बेटा या बेटी ही होगा या होगी जो एलिजिबल होंगे डेथ ग्रेचुइटी या फिर फैमिली पेंशन के लिए। जब हम लोग ये फैमिली पेंशन, डेथ ग्रेचुइटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल्स में आपका फैमिली को दिया हुआ है कि फैमिली के भीतर कौन कौन आएंगे, चाइल्ड के भीतर कौन कौन सा चाइल्ड या आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। आगे आते हैं, डिफाइन किया गया डियरनेस रिलीफ। डियरनेस रिलीफ मीन्स डियरनेस रिलीफ ऑन पेंशन ऑन एंड फैमिली पेंशन। तो पेंशन जब किसी बंदे को दिया जाता है तब भी हमारा डीआर रहता है, फैमिली पेंशन होता है तब भी रहता है। तो इसके साथ जो डियरनेस रिलीफ मिलता है उसी का बात यहाँ पे जिक्र किया गया है। डिफेंस सर्विसेज के भीतर क्या बोला गया, बोला गया डिफेंस सर्विसेज मीन्स सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंक्लूडिंग डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट, paid out of civil estimate of Ministry of Defense but not includes armed force, navy and air force। तो आपको पहला चीज़ यहाँ से याद रखना है कि डिफेंस सर्विसेज जो एज पर पेंशन रूल मेरा डिफेंस सर्विसेज है, उसके भीतर आर्म्ड फोर्स, नेवी
और एयरफोर्स इज नॉट इंक्लूडेड, दे आर नॉट इंक्लूडेड। तो आर्म फोर्स, नेवी और एयरफोर्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर डिफेंस सर्विस एज पर द डेफिनेशन ऑफ सीसीएस पेंशन रूल। पहले ये याद रखना है। तो कौन आएगा इसके भीतर? बोला गया जो सिविलियन होंगे, मीन्स सर्विसेज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंक्लूडिंग डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट। मैंने आप लोगों को बोला था कि जो डिफरेंट अकाउंटेंट वगैरह होते हैं ये लोग डिफेंस के तो है, पर इनका जो पेमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सिविल एस्टीमेट से पे किया जाता है ना। इसको डिफेंस एस्टीमेट से पे नहीं किया जाता है, इसको सिविल एस्टीमेट से पे किया जाता है। तो फंडा आपको दो यहाँ पे याद रखना है। एक, अनफोर्स, नेवी और एयरफोर्स डिफेंस सर्विस के भीतर हम लोग यहाँ पे ट्रीट नहीं करेंगे अंडर द डेफिनेशन ऑफ पेंशन रूल। और जो डिफेंस अकाउंटेंट डिपार्टमेंट है, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट है, वो इसके भीतर हमारा आएगा, उसका जो आपका एम्प्लॉयज़ है ना। और इसके साथ इन लोगों के लिए क्या बोला गया, इन लोगों का सैलरी कहाँ से पेमेंट होता है? तो इन लोगों का सैलरी पेमेंट होता है सिविल एस्टीमेट से। आपसे सवाल पूछ सकता है कि डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट का जो एम्प्लॉय है उनका पेमेंट, सैलरी पेमेंट कहाँ से होता है? तो आपको याद रखना है उनका सैलरी पेमेंट होता है सिविल एस्टीमेट से। किसका? ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सिविल एस्टीमेट से डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट का जो एम्प्लॉयज़ है उन लोगों का सैलरी पेमेंट किया जाता है। और ये लोग जो है, जो हमारा सिविलियन इन डिफेंस के भीतर कहलाते हैं और इन लोगों के ऊपर पेंशन रूल लागू होता है। बट जो आर्म फोर्स, एयरफोर्स और नेवी है इनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा। फिर आता है एमोलूमेंट्स। एमोलूमेंट्स का मतलब बेसिक पे ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि एमोलूमेंट्स का मतलब क्या है, तो आपको याद रखना है एमोलूमेंट्स मीन बेसिक पे ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। फिर बोला गया फैमिली पेंशन। बोला गया फैमिली पेंशन को कहाँ पे डिफाइन किया गया? हम आपको पहले भी बोले थे, रूल नंबर याद रखिएगा, रूल 50 में फैमिली पेंशन के बारे में बताया गया। पेंशन प्रोवाइडेड अंडर रूल 50, जो पेंशन हम लोग रूल 50 के तहत देते हैं उसको हम लोग फैमिली पेंशन बोलते हैं। फिर बोला गया फॉरेन सर्विस। ये डेफिनेशन तो मोस्ट एकदम हॉट केक जैसा है, मतलब कोई भी एग्जाम होगा ये पूछता ही पूछता है। आपको याद रखना है गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव्स हिज पे विद द सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम एनी सोर्स अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसके साथ और थोड़ा सा जोड़ना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटोरी एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स, है ना। तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जिसको सैलरी पेमेंट जो होता है एनी फंड अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटोरी एंड स्टेट से मिलता है, उस सर्विस को हम लोग बोलते हैं फॉरेन सर्विस। फिर आता है गवर्नमेंट ड्यू। गवर्नमेंट ड्यू मीन्स मनी डिफाइंड अंडर सब रूल 2 ऑफ रूल नंबर 67। अब ये रूल नंबर फिलहाल आप लोग याद कर लीजिए, जब हम लोग उसको देखेंगे तो वहाँ पे जाके हम लोग देखेंगे, बट फिलहाल हम लोग याद रखते हैं गवर्नमेंट ड्यू का मतलब मनी डिफाइंड अंडर रूल 67 का सब रूल 2। तो गवर्नमेंट को जो ड्यू रहेगा, गवर्नमेंट ड्यू मतलब जहाँ पे आपको कुछ पैसा, गवर्नमेंट सर्वेंट को कुछ पैसा गवर्नमेंट को वापस करना रहता है, उसको हम लोग बोलेंगे गवर्नमेंट ड्यू। इसके बारे में कहाँ पे बताया गया? रूल 67 के सब रूल 2 में बताया गया। बाकी हम लोग यहाँ पे ही आज समाप्त करते हैं, नहीं तो लोग हमको पीटेगा, है ना। आपके घर वाले, परिवार वाले जो होगा वो हमको इतना गाली देगा कि हमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। जिस कारण से अभी हम लोग फ़िलहाल यहाँ पे समाप्त करते हैं, ठीक है। कल हम लोग फिर से मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, कल आप लोग दिन में टाइम हो पाएगा क्या? एक बार कंफर्म करिएगा। चलिए मैं ग्रुप में एक बार डिस्कशन कर लूँगा, अगर आप लोग दिन में समय हो पाएगा, क्योंकि मुझे रात में कल समय नहीं रहेगा, ठीक है। मॉर्निंग में मोस्ट प्रोबेबली 10 बजे, 10:30 बजे या 11 बजे से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, 1-2 घंटे के लिए, 1-1.5 घंटे के लिए, 11 से 12, 12:30 तक, ठीक है। 11 बजे का टाइम प्रेफर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। ओके, चलिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।